नमस्कार। एडुसेट के इस सत्र में मैं स्मिता चतुर्वेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का ये सत्र एमए प्रथम वर्ष के अनिवार्य पाठ्यक्रम हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास से संबंधित है। मैं इस पाठ्यक्रम की संयोजिका हूँ और आज आपसे हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में बातचीत करूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ्यक्रम में हमारे कुल 8 खंड हैं और इन 8 खंडों में से प्रथम 6 खंडों में हमने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास और विकास की जानकारी दी है। इसके अंतर्गत आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक की विविध काव्यधाराओं, विविध युगों, कवियों, प्रवृत्तियों आदि की विस्तृत जानकारी हमने आपको इस पाठ्यक्रम में दी है। और साथ ही जो हमारा छठा खंड है वो हिंदी गद्य के इतिहास और विकास से संबंधित है, जिसमें हमने आपको उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाओं के इतिहास और विकास के संदर्भ में आपको अध्ययन कराया है। लेकिन आप देखेंगे कि इस पाठ्यक्रम के जो अंतिम 2 खंड हैं, 7 और 8, इसमें हमने आपको हिंदी भाषा के इतिहास और विकास की जानकारी दी है। अब आप सोचेंगे कि साहित्य के इतिहास के पाठ्यक्रम में भाषा के विकास और इतिहास की जानकारी क्यों? जिस भाषा में हम साहित्य पढ़ते हैं, जिस भाषा में हम साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, उस भाषा के इतिहास और विकास की जानकारी होना हमारे हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि आपको एमएचडी 7 में भाषा विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई है, लेकिन प्रथम वर्ष में भी जब आप हिंदी के कवियों को पढ़ते हैं, उपन्यास पढ़ते हैं, गद्य धाराओं को, काव्य धाराओं को पढ़ते हैं, तो आपको जिस भाषा में आप अध्ययन कर रहे हैं उसके इतिहास का तो पता होना ही चाहिए कि आखिर हिंदी का विकास कैसे हुआ। पहले कौन सी ऐसी भाषा थी जिसको हम हिंदी के नाम से, जिसके साहित्य का अध्ययन करते हैं, या बाद में जो अन्य बोलियां आईं या भाषाएं आईं जो मध्यकाल में थीं, रीतिकाल में थीं, आधुनिक काल में शुरुआत में जो आईं, उनका खड़ी बोली के रूप में या हिंदी के रूप में किस तरह से विकास हुआ। आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदी भाषाविद विद्वान डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी उपस्थित हैं और मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूं। इसके साथ ही हमारे साथ श्री मिस रेखा कुर्रे भी उपस्थित हैं, जो कुछ विषयों पर डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा जी से बातचीत करेंगी। तो सबसे पहले मैं अपने विमलेश कांति वर्मा जी विद्वान जी से पूछना चाहती हूं कि आखिर हिंदी का विकास कैसे हुआ, क्योंकि आदिकाल में जो हिंदी थी वो थोड़ी अलग थी, वो अपभ्रंश और अवभट्ट के रूप में थी, लेकिन आगे हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ? हिंदी एक भारत की बहुत व्यापक भाषा है। सच्चाई तो ये है कि हिंदी से किसी एक विशिष्ट भाषिक शैली का बोध नहीं होता। हिंदी एक भाषा समष्टि का नाम है। इस भाषा समष्टि के अंतर्गत उत्तर में नेपाल की तराई से लेकर दक्षिण में रायपुर और खंडवा, पूर्व में मिथिला और भागलपुर के जिलों से लेकर पश्चिम में बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर तक के क्षेत्र के अंतर्गत जो भाषा प्रमुख रूप में बोली जाती है उसका एक नाम हिंदी है। लेकिन डॉक्टर वर्मा, एक चीज हम आपसे और जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ रेखा जी हैं, उनके मन में प्रश्न उठ रहा था कुछ, तो वो आपसे हिंदी के संदर्भ में कुछ पूछना चाहेंगी, क्योंकि कोई मूल चीज हिंदी के बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन रेखा जी कुछ शायद जानना चाहती हैं। हाँ रेखा जी, पूछिए, आपका क्या प्रश्न था? हिंदी होती क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भारत की सारी भाषाओं के जो नाम हैं किसी न किसी प्रदेश से जुड़े हुए हैं। जी। पंजाबी पंजाब की भाषा है, बंगला बंगाल की है, गुजराती गुजरात की है, असमिया असम की है, कश्मीरी कश्मीर की है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसका नाम किसी प्रांत से जुड़ा हुआ नहीं है। वो सारे देश की हिंद की भाषा है। तो सारे देश की हिंद की भाषा कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदी का क्षेत्र देश में सबसे बड़ा है। अनेक प्रदेश हिंदी प्रदेश हैं और अगर उनकी हम गिनती करें तो देश के 12 प्रदेशों की भाषा जो है वो हिंदी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली,
अंडमान निकोबार, यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश जो है, वहाँ की भी आज सबसे अधिक जो प्रचलित भाषा है वो हिंदी है। तो इस प्रकार हिंदी देश के 12 प्रदेशों की प्रधान भाषा है, और वो प्रदेश जो देश के बड़े प्रदेश हैं, जिनका संस्कृति की दृष्टि से विशाल महत्व है। तो हिंदी जो है वो एक भाषा समष्टि का नाम है। उसके अंतर्गत हिंदी की 17 बोलियां जो अलग अलग भाषा के रूप में पनप चुकी हैं, उनको हम परिगणित करते हैं। यहाँ तक कि ब्रजभाषा जो है उसको भी हिंदी हम कहते हैं। मैथिली जो है वो भी हिंदी है। राजस्थानी में जो मारवाड़ी है, जिसमें मीराबाई ने लिखा है, वो भी हिंदी है। जिसमें जायसी, कुतुबन, मंझन, नूर मोहम्मद उस्मान ने लिखा सूफी साहित्य, वो भी हिंदी है। तुलसीदास ने जिसमें रामचरितमानस लिखा, वो भी हिंदी है। सूरदास ने, कृष्णदास ने जिसमें लिखा, पद्माकर ने, सेनापति ने, रत्नाकर ने, वो भी हिंदी का एक ब्रजभाषा का रूप है। तो हिंदी अनेक बोलियों का एक समन्वित रूप है। और यदि हम गणना करें तो ऐसी प्रधान जो बोलियां हैं वो 17 हैं। 17 बोलियों का इस समय विस्तार देना शायद बहुत विस्तृत हो जाएगा, लेकिन हम ये समझ लें कि जो प्रधान भाषाएं हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती और जयपुरी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी और बुंदेली, मैथिली, मगही और भोजपुरी, और गढ़वाली और कुमायूनी, ये प्रधान हिंदी की जनपदीय भाषाएं हैं। इसके अलावा हिंदी जो है केवल देश में ही नहीं जी, विदेश में अनेक देशों में बोली जाती है। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, ट्रिनिडाद, ब्रिटिश गयाना, दक्षिण अफ्रीका में हिंदी बोलने वालों की जनसंख्या बहुत अधिक है। जो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देश हैं, वहाँ भी जो भारतीय पिछले 3-4 दशकों में गए, वे भी भारतीय अस्मिता के प्रतीक के रूप में हिंदी बोलना चाहते हैं। तो हिंदी का स्वरूप जो है वो बहुत व्यापक है, और वो विश्व की दूसरी प्रधान भाषा संख्या बल की दृष्टि से है। इसीलिए तो आज उसको हम विश्व भाषा भी कहते हैं। और शायद यूएन में भी अब बातचीत हो रही है, यूएन में भी उसकी कोशिश हो रही है, इसलिए क्योंकि विश्व में भाषा संख्या बल की दृष्टि से हिंदी का दूसरा स्थान है। और विश्व के लगभग सभी देशों में हिंदी के बोलने वाले सब जगह विद्यमान हैं, क्योंकि जहां भारतीय जाते हैं वे अनेक भाषा भाषी होते हुए भी, अलग अलग भाषा जिनकी मातृभाषाएं हैं उसके रहते हुए भी, वो भारतीयता को संरक्षित रखने के लिए वे हिंदी बोलना पसंद करते हैं जी। तो हिंदी का क्षेत्र जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। डॉक्टर वर्मा, अभी आपने बताया कि हिंदी की कुल 17 बोलियां हैं, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि भारत में वैसे पूरा भाषाई परिदृश्य क्या है? कितनी भाषा परिवार हैं, कितनी भाषाएं हैं? क्योंकि हिंदी को जब हम राजस्थानी साहित्य पढ़ते हैं या मैथिल का साहित्य पढ़ते हैं, विद्यापति को पढ़ते हैं, आगे हम जब मध्यकाल में आते हैं तो हम पद्मावत भी पढ़ते हैं, और हम ब्रज का सूर भी पढ़ते हैं, और ये सब हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत इनका अध्ययन करते हैं। तो लेकिन भारत में कौन से भाषाई परिवार, पूरे परिवारों के बारे में थोड़ी सी हमारे छात्रों को जानकारी दीजिए कि संपूर्ण परिदृश्य क्या है इस भाषाई परिवार? भाषाई परिदृश्य भारत का एक बड़ा अनोखा सा परिदृश्य है जी। दुनिया में जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उनको भाषा वैज्ञानिकों ने 12 भाषाई परिवारों में बांटा हुआ है, और उन 12 भाषा परिवारों में से 4 भाषा परिवार की भाषाएं इस देश में बोली जाती हैं। सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है उसका नाम है भारोपीय परिवार, जिसमें भारत की भाषाएं भी हैं और यूरोप की भाषाएं भी हैं। उसमें अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, पोर्चुगीज, स्पेनिश भी है, और हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला, कश्मीरी भाषाएं भी हैं। तो जो भारोपी परिवार है उसके साथ ही द्राविड़ परिवार, तिब्बती चीनी परिवार और ऑस्ट्रिक या मुंडा परिवार की भाषाएं भी हिंदी भारतवर्ष में बोली जाती हैं। जो तिब्बती चीनी परिवार है उसकी भाषाएं उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश की भाषाएं हैं, जिसको हम पहले नेफा प्रदेश कहते थे। वहाँ जो भाषाएं बोली जाती हैं वो तिब्बती चीनी परिवार की हैं। जो मुंडा परिवार की भाषाएं हैं वो विशेष रूप से बिहार के झारखंड में, मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती हैं।
जो द्राविड़ परिवार की भाषाएं हैं वो प्रमुख रूप से 4 हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। जो वहाँ के 4 प्रमुख प्रदेश हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, वहाँ की भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से भारत एक ऐसा अनोखा विश्व में देश है जिस एक देश में 4 भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसा संयोग बहुत कम होता है। अन्य देशों में अनेक भाषाएं हैं लेकिन वो सामान्यतः एक परिवार की होती हैं। हमारे यहाँ एक देश है और अनेक परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसकी पारस्परिक बोधगम्यता इतनी कम है कि आदमी जो द्राविड़ परिवार की भाषाएं जानता है वो मुंडा परिवार की नहीं जानता, जो मुंडा परिवार की जानता है वो भावरोपी परिवार की नहीं जानता, जो भावरोपी परिवार की जानता है वो तिब्बती चीनी परिवार की नहीं जानता। तो ये सारा देश जो है अनेक भाषाओं का एक समन्वित रूप है। और इन सब भाषाओं के बीच में आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि हिंदी एक सेतु का काम करती है। जो कश्मीर का जो व्यक्ति है, जो कश्मीरी बोलता है, जब वो दक्षिण जाता है तो उसको तमिल नहीं आती, और तमिलनाडु का जो व्यक्ति है जब असम जाता है तो उसको असमिया नहीं आती, असम का व्यक्ति जब कच्छ जाता है तो उसको गुजराती कच्छी नहीं आती। तो वो किस भाषा के माध्यम से व्यापार करता है? वो एक ही भाषा है, वो हिंदी है। क्योंकि हिंदी अनेक प्रदेशों की भाषा है, वो संपर्क भाषा है। चाहे वो ज्ञान विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो मनोरंजन का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो, हिंदी के अलावा कोई दूसरा सेतु है ही नहीं। शिक्षित वर्ग के बीच में पहले अंग्रेजी थी, लेकिन जन वर्ग के बीच में जो सेतु का जो काम करती है, जो पुल बनाती है, जिससे हम आपसी विचारों का, भावों का आदान प्रदान करते हैं, वो मात्र हिंदी है। हाँ, क्योंकि भारत एक बहुभाषिक देश है और जैसा कि अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इस बहुभाषिकता में अगर कोई सेतु का कार्य करता है तो वो हिंदी है। क्योंकि मान लीजिए मैं भोजपुरी भाषी हूँ और मैं तमिल क्षेत्र में जाती हूँ या चेन्नई में जाती हूँ, और वहाँ पर जब क्योंकि मुझे तमिल नहीं आती, वहाँ के लोगों को भोजपुरी नहीं आती, तो वहाँ अगर मुझे उनसे संपर्क स्थापित करना है या बातचीत करनी है तो मैं, और मुझे मान लीजिए अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैं उनसे हिंदी में ही बात करूंगी और वहाँ के लोग भी चाहे टूटी फूटी ही सही हिंदी अवश्य समझेंगे। तो इस बहुभाषिकता, जो बहुभाषिक समाज है हमारा भारत का, इसमें हिंदी ही हमारे लिए सेतु का कार्य करती है। अब हिंदी को लेकर संविधान में बहुत विचार विमर्श किया गया है। संविधान में कुछ हिंदी को लेके बातें कही गई हैं। अब संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है और हिंदी को किस प्रकार से उसको कार्य के रूप में लाने की बातचीत जो कही गई है, इस संदर्भ में थोड़ा सा हम डॉक्टर वर्मा से बातचीत करेंगे। तो आप हमें बताइए कि संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है और आज हम उसे कार्यालयी क्षेत्रों में या न्यायपालिका के अन्य क्षेत्रों में हम किस तरह से उसका इस्तेमाल करते हैं। भारतीय संविधान में आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। जी। हिंदी जो है संविधान में भारतीय संघ की राजभाषा है, जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसका कारण है कि जो राष्ट्रभाषा है उसको संवैधानिक गरिमा देने की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि वो तो राष्ट्र उसको मानता ही है। सारे देश में जो आपसी विचार की आदान प्रदान की जो भाषा है वो हिंदी है ही है। उसके प्रचार की प्रसार की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता उसको बोलती है। लेकिन जो सरकारी कामकाज है, जो न्याय में न्यायालय की जो भाषा है, जो प्रशासन की जो भाषा है, जो शिक्षा के माध्यम की भाषा है, उसमें हिंदी का प्रयोग जरूरी है। इसलिए संविधान के निर्माताओं ने हिंदी को राजभाषा का पद संविधान में दिया, जिससे संविधान के अधीन भारत सरकार उसको प्रशासन में ला सके, प्रशासन में उसका प्रयोग कर सके। क्योंकि देश बहुभाषा भाषी है। जो अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा है उसमें हर प्रदेश का व्यक्ति आता है, उसकी अपनी भाषा है, वो अंग्रेजी के माध्यम से काम करना चाहता है, लेकिन देश की जनता की भाषा तो हिंदी है। जो जन समुदाय है, जो जनवर्ग है, वहां तक हिंदी के बिना नहीं पहुंचा जा सकता। तो अगर हमें प्रशासन करना है देश का ठीक से, तो हमें उस देश की जो बहुप्रचलित भाषा है उसको सीखना होगा और उसको लोग सीखें। इसके लिए संवैधानिक आदेश है कि भारतीय संविधान के नियमों के अनुसार चूंकि वो राजभाषा है, इसलिए विधि में, न्याय और न्यायालय में हिंदी का प्रयोग हो, शिक्षा में माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग हो, और
प्रशासन में हिंदी का प्रयोग हो। धारा 3.3 में भी इसके संदर्भ में कुछ हाँ, कहा गया है विस्तार से। जो अनुसूचित भाषाएं देश की हैं जी उसमें राजभाषा के अलावा भी हिंदी का स्थान है, जिससे जो राष्ट्रीय गरिमा राष्ट्रीय भाषाओं को मिली है। देश में जितनी भाषाएं हैं वे सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, सबका समान महत्व है, सब समान रूप से संपन्न है, सब सक्षम है। लेकिन जहां सारे देश की बात है वहां राष्ट्रभाषा एक है। राष्ट्रीय, ये बात हमको ठीक से समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्रीय भाषाएं राष्ट्र की सभी भाषाएं हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा एक है और वो राष्ट्रभाषा वो हिंदी है। उस हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था जो है वो सरकार का दायित्व है, उसे सरकार को करना है जिससे जनता तक हिंदी पहुंच सके। एक सवाल आपने अभी और पूछा था, वो धारा 3.3 के संदर्भ में हम पूछ रहे थे कि धारा उसमें कुछ उन्होंने 6-7 बिंदु बताए हैं कि इन चीजों में हिंदी का प्रयोग जो आवश्यक है। 343(1) है जी उसमें हिंदी का राजभाषा के रूप में आदेश है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी होगी। जी जो अनुसूचित भाषाओं का है उसमें हिंदी की गणना है। उसके अलावा राजभाषा खंड में अनेक ऐसे आदेश अनुदेश हैं जिसके द्वारा ये बात की जानी चाहिए कि हिंदी का प्रचार प्रसार पूरे देश में हो, और सरकार ने इसके लिए व्यवस्था भी की है। क्योंकि प्रशासन का कार्य जो है देश की अंतरंग व्यवस्था का काम है, इसलिए इसका दायित्व गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय का एक राजभाषा खंड है और राजभाषा खंड जो है उसका जो अध्यक्ष है वो सचिव पद का सरकारी विशेष अधिकारी होता है। उसका दायित्व है कि राजभाषा के रूप में, विशेषतः प्रशासन के रूप में, वो देश में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था करे। जो शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार की व्यवस्था का काम जो है वो मुख्य रूप से केंद्रीय हिंदी निदेशालय का है। उसके साथ शिक्षा के माध्यम के रूप में क्योंकि विज्ञान, तकनीकी और अन्य अनेक विषय हैं जिनमें हिंदी का प्रयोग हो, और उसमें सबसे अधिक जो आवश्यकता पड़ती है वो पारिभाषिक शब्दावली की है। इसलिए भारत सरकार ने तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली आयोग का निर्माण कर दिया कि जहां शब्दावली की बात होगी वो आपकी सहायता करेगा। और जो विधि मंत्रालय है उसका जो विधायी आयोग है वो विधि के क्षेत्र में, न्याय और न्यायालय में हिंदी का प्रयोग ठीक से हो इसकी व्यवस्था वो करता है। तो इस प्रकार से राजभाषा के रूप में विधि के क्षेत्र में, शिक्षा के माध्यम के क्षेत्र में और प्रशासन के क्षेत्र में राजभाषा का प्रचार प्रसार हो इसकी व्यवस्था सरकार करती है और हमको उसके अनुदेशों का पालन करना चाहिए। जी बिल्कुल। हिंदी चूंकि हमारे बहुभाषिक समाज की अपनी भाषा है, साथ ही हम देखते हैं कि जो हमारी फिल्में होती हैं वो हिंदी में बनती हैं। लेकिन जब कभी, क्योंकि जैसे अभी बात हो रही है कि हिंदी के प्रचार प्रसार को केवल सरकार ही नहीं देखेगी, हमें स्वयं भी देखना चाहिए। तो जब हम फिल्में देखने जाते हैं और जब उन फिल्म में जो काम करते हैं एक्टर लोग हैं उनका इंटरव्यू वगैरह होता है तो हम देखते हैं कि वो अमूमन अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कम से कम अगर आप हिंदी फिल्मों में काम कर रहे हैं और उस फिल्म के माध्यम से आप सामान्य जनता के पास पहुंच रहे हैं तो उनको इंटरव्यू भी या उनका जो भी इंटरव्यू वगैरह लिया जाए या दिया जाए वो हिंदी में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही अगर हम हिंदी को अपने अध्ययन का क्षेत्र आगे बनाना चाहते हैं तो हम सभी हिंदी साहित्य पढ़ने वालों का ये कर्तव्य होना चाहिए कि एक ना एक कोई पुस्तक जो विदेशी भाषा की हो उसका अनुवाद हम हिंदी में अवश्य करें, क्योंकि हिंदी को इससे आगे बढ़ाने में, इसका और प्रचार प्रसार करने में और हिंदी को एक मजबूत स्थिति प्रदान करने में इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। अब हम डॉक्टर वर्मा से एक चीज और पूछना चाहेंगे कि हिंदी की भूमिकाएं कौन कौन सी हैं, हिंदी की क्या भूमिका है हमारे यहाँ, तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा हमारे हिंदी जो है बताइए आप। देश की राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, संपर्क भाषा है और विश्व भाषा है। जी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है राष्ट्रभाषा के रूप में देश की 42.88% जो जनता है वो हिंदी का मातृभाषा के रूप में प्रयोग करती है। यही कारण था कि महात्मा गांधी ने जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात चल रही थी कांग्रेस के लिए ये नियम बना दिया कि कांग्रेस की कार्यवाही हिंदी में होगी। बहुत से अंग्रेजी पसंद लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन गांधी जी ये चाहते थे कि उनका जो आंदोलन है वो देश के गांव-गांव तक पहुंचे।
वो स्त्रियों, बच्चों, मजदूरों, ग्रामीणों सब तक पहुंचे और उसका आधार अंग्रेजी नहीं हो सकती थी। अंग्रेजी तो एक सीमित शिक्षित वर्ग के बीच माध्यम भाषा थी। गांधी जी इस रहस्य को पहचानते थे, इसीलिए इंदौर के अधिवेशन में, भड़ौच में जो गुजरात विद्यापीठ का अधिवेशन था, दीक्षांत समारोह, उसमें भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सारी कार्यवाही जो है आज से हिंदी में होगी। एनी बेसेंट को ये बात पसंद भी नहीं आई। गांधी जी ने कहा हमें देश की स्वतंत्रता की जो बात है वो जनता तक पहुंचानी है और वो केवल हिंदी के माध्यम से हो सकती है। तो राष्ट्रभाषा की गरिमा को, उसकी शक्ति को, उसके महत्व को गांधी जी ने भी पहचाना था। ऐसी राष्ट्रभाषा जो सारे देश की हो, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो, उसके प्रचार की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन प्रशासन में, न्याय में, न्यायालय में माध्यम उसकी आवश्यकता थी, क्योंकि वहां माध्यम जो था वो अंग्रेजी थी। अंग्रेजी को स्थानांतरित करने के लिए, उसकी जगह पे हिंदी लाने के लिए शासन की शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक था। इसलिए राजभाषा के रूप में संवैधानिक हिंदी की व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई। जो संपर्क भाषा है, जैसा कि स्मिता जी ने कहा, ये बात सही है कि सरकार अपना काम करती है, लेकिन जो जनता है वो अपना लाभ और नुकसान वो खुद समझती भी है। अगर कोई बड़ा अभिनेता ये चाहता है कि वो अपने एक सीमित क्षेत्र से निकल करके पूरे देश में उसका नाम हो, तो वो तमिल में, तेलुगु में, बंगला में, असमिया की फिल्मों में ही काम नहीं करेगा, वो बॉलीवुड जाएगा और बॉलीवुड में जाकर के वो हिंदी फिल्म में काम करेगा और तब उसकी फिल्म को सारा देश देखेगा। आपको याद होगा कौन बनेगा करोड़पति, बच्चन का एक सीरियल था। उसमें जो भाग लेने वाले आते थे वो हर भाषा के लोग आते थे, लेकिन बच्चन तो हिंदी में ही बोलते थे। तो उसके माध्यम से हिंदी का प्रचार अपने आप हुआ। हिंदी फिल्मों के माध्यम से सारी दुनिया हिंदी सीखती है। वो समझती नहीं क्या बोला जा रहा है, लेकिन वो हिंदी फिल्में देखना चाहती है। जो अभिनेता हैं सारे देश के, वो हिंदी फिल्मों में काम करना चाहते हैं। जितने देश के बड़े लेखक अलग अलग भाषाओं के हैं, वो अपनी पुस्तकों के हिंदी में अनुवाद कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर अनुवाद नहीं होगा तो पंजाबी भाषा का साहित्य जो है वो एक प्रांत विशेष तक ही सीमित रह जाएगा। बिल्कुल। असमिया का साहित्य असमिया में ही रह जाएगा। अगर इंदिरा गोस्वामी को सारे देश की लेखिका बनना है तो उनकी रचनाओं का हिंदी अनुवाद जरूरी है। विमल मित्र ने तो यहां तक कहा था कि मेरी रचनाएं जो हैं वो देश में हिंदी के माध्यम से पहुंची हैं। मुझे प्रकाशित, प्रसारित और विख्यात करने का जो श्रेय है वो हिंदी को है, और ये सब देश की सच्चाई है। हिंदी जो है देश की प्रमुख भाषाओं में एक ऐसी प्रमुख भाषा है जिसके अंतर्गत सारी भाषाओं के लोगों को मिला दिया जाए और हिंदी अलग रखी जाए तो भी हिंदी का पढ़ना भारी होगा, क्योंकि उसके भाषी बहुत है। और हिंदी की जो द्विभाषिकता है, जो हम कहते हैं अंतर प्रांतीय भाषा, संपर्क भाषा, वो यही है कि हर प्रदेश का व्यक्ति जो है अपनी भाषा जानता है, लेकिन अपनी भाषा के बाद जो उसकी दूसरी भाषा है वो हिंदी है। चाहे आप गुजरात में जाइए, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको जो हिंदी नहीं जानता हो। जी बिल्कुल। महाराष्ट्र में जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो हिंदी ना जानता हो। तो ये स्थिति जो है ये सिर्फ हिंदी के साथ है। इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि विश्व भाषा के रूप में संपूर्ण देशों में जहां जहां भारतीय गए हैं वे सब हिंदी को भारतीय अस्मिता का प्रतीक मानते हैं, और हिंदी चाहे वो शुद्ध आपकी हमारी तरह न बोल सके, लेकिन उनकी पारस्परिक अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो हिंदी है। बिल्कुल। रेखा जी, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? हम ये पूछना चाह रहे थे कि भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में जो हिंदी को लेकर साहित्य रचना की जा रही है, उसमें भारत में तो तत्सम, तद्भव और स्थानीय भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है, उनके शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो क्या उसी प्रकार से विदेशों में भी जो हिंदी के ऊपर जो साहित्य रचना की जाती है, उनमें भी वहाँ के स्थानीय भाषाओं के शब्द प्रयोग में किए जाते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बड़ा रोचक प्रश्न है। विदेश में जो हिंदी की स्थिति है उसको हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक तो वो है जो आज से 150 वर्ष पहले यहाँ के गिरमिट जो थे वो वहां गए। वे प्रायः
पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के व्यक्ति थे। जी बिल्कुल। पश्चिमी बिहार की जो भाषा है वो भोजपुरी है और पूर्वी उत्तर प्रदेश की जो भाषा है वो अवधी है। तो ज्यादातर लोग जो गए वो अवधी को अपने साथ ले गए और भोजपुरी को अपने साथ ले गए। गांव में काम करते थे, जीवन उनका कठिन था, अपनी भाषा को उन्होंने बराबर बचाए रखा। जो यहाँ के रामचरितमानस है, जो कबीर की वाणी है, सूरदास और मीरा के पद हैं, दिन भर वो काम करते और रात को इन पदों को गाते वो, और यही उनके मनोबल को बढ़ाने वाली थी। आज उनकी चौथी पीढ़ी वहां पे है। अपनी उस भाषा को तो वो बचाए हुए हैं ही, लेकिन उस भाषा में जो भोजपुरी अवधी का रूप था उसमें उस देश प्रदेश की भाषा के शब्द भी उसमें शामिल हो गए और उससे एक नई भाषा का विकास हुआ। जैसे फिजी में जिस हिंदी का विकास हुआ उसको फिजी बात कहते हैं। वो उस फिजी बात में अवधी के शब्द हैं और वहां की भाषा जो कैवीती है उसके शब्द हैं। इसी तरह मॉरिशस की जो हिंदी है वो अलग ढंग की है। जो सूरनाम की हिंदी है उसको सरनामी कहते हैं, उसमें डच के शब्द हैं। इसी तरह जो दक्षिण अफ्रीका में जो नेचुरल प्रदेश है वहां भारतीय बसे, वहां की भाषा जो है वो नैताली हो गई। तो इस तरह से एक साहित्य हिंदी का वो डेवलप हुआ जो हिंदी की उस शैली में है जो उनकी अपनी भारतीय जनपदीय बोलियों के साथ उन देशों की भाषाओं के शब्दों का समन्वित रूप प्रस्तुत करती है, जिसके उन्होंने अलग अलग नामकरण भी किए। फिजी हिंदी, सरनामी हिंदी, नैताली, ये उन्हीं हिंदी की शैलियों के नाम है। दूसरा वो है जो आज से 4 दशक पहले, 5 दशक पहले जीविका की खोज में वहां गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक, विद्वान, विशेषज्ञ, और वहां जाके वो बस गए। वो अपनी इस हिंदी को खड़ी बोली को ले गए और खड़ी बोली में वो साहित्यिक रचना करते रहे। तो इस तरह से एक और तो जो खड़ी बोली का परिनिष्ठित रूप है उसमें भारतीय साहित्य रचना कर रहे हैं, और दूसरी ओर वो है जो गिरमिटी अपने साथ ले गए उसमें साहित्य रचनाएं कर रहे हैं, और दोनों का अपना महत्व है। अभी 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले सूरीनाम में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ उसमें फिजी के लेखक प्रोफेसर सुब्रमणी को उनके फिजी बात में लिखे गए उपन्यास डहुका पुराण पे सम्मानित किया गया। तो ये एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि भाषा जो है वही विकसित होती है जो दूसरी चीजों को स्वीकार करती जाती है। तथ्यतः हिंदी जो है एक अक्षय वट की तरह है। जैसे वट वृक्ष जो है वो अक्षय कहलाता है क्योंकि उसकी हर शाखा कालांतर में वो वृक्ष का रूप धारण कर लेती है, तो वो कभी नष्ट नहीं होता। इसी तरह हिंदी के जितने रूप विदेश में हुए वे सब हिंदी की अलग अलग शाखाएं थे और बाद में वो पूरे वृक्ष के रूप में बन गए। तो हिंदी का जो वट वृक्ष है वो निरंतर बढ़ता जाता है। इसलिए जो वर्म आदि विदेशी विशेषज्ञों ने, भाषा शास्त्रियों ने जो कहा कि भाषाओं का संकट होता है, भाषाएं अनेक विलुप्त हो रही हैं, वो भाषाई संकट हिंदी के सामने कभी नहीं आना। हिंदी तो घटने वाली नहीं है, हिंदी तो बढ़ने वाली है, क्योंकि जहां जो भारतीय जाता है वो हिंदी को अपने साथ ले जाता है। उसकी अनेक शैलियों का विकास होता है, उसमें ऊर्जा होती है, उसमें लोग नई नई चीजों को लिख रहे हैं। आज प्रवासी भारतीय इंग्लैंड में, अमेरिका में, डेनमार्क में, नॉर्वे में सब जगह लिख रहे हैं। सर, हिंदी को लेकर विदेशों में कौन कौन से रोजगार के अवसर होंगे? विदेश में हिंदी के लिए कई प्रकार के अवसर हैं और वे अवसर जो हैं बहुत बड़े व्यापक पलटी के हैं। जैसे सबसे बड़ा अवसर तो ये है कि हिंदी वाले अगर एक दूसरी विदेशी भाषा सीख लें तो हर जगह वे भाषांतरकर्ता के रूप में काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। चाहे देश हो चाहे विदेश हो। विदेश में भारत की एक अपनी शाख है। वो शाख भारत के वैज्ञानिकों ने, सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों ने, चिंतकों ने, दार्शनिकों ने और साहित्यकारों ने बनाई है। भारत के साहित्य को सारा विश्व पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। हम क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, इसको वो जानना चाहता है और वो अनुवाद के माध्यम से पहुंच सकता है। हिंदी का जो व्यक्ति अगर दूसरी भाषा की जानकारी रखता है तो जितनी भाषाएं हैं उन सब के वे अनुवाद के कार्य को बड़ी
अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व में जितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, सब जगह आज हिंदी का शिक्षण होता है। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो उसको फ्लैगशिप प्रोग्राम में हिंदी की अनिवार्यता कर दी है। बिल्कुल सही बात कि हर अमेरिकन को हिंदी सीखनी चाहिए। उसके लिए बहुत अनुदान भी है, बड़े स्तर पर हिंदी का शिक्षण हो रहा है। अमेरिका में कितने विश्वविद्यालय हैं जो हिंदी का शिक्षण पीएचडी लेवल तक करते हैं, और दुनिया का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय शायद ही कोई ऐसा हो जहां पर आज हिंदी का शिक्षण, हिंदी का अध्ययन अध्यापन नहीं होता। हिंदी का अध्ययन भी होता है, हिंदी में शोध भी होता है, और विदेश में हिंदी में साहित्य सर्जना भी होती है। हिंदी के रेडियो के कार्यक्रम होते हैं, हिंदी की पत्रिकाएं निकलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन दिख सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक हिंदी के समाचार होते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बीबीसी, डॉच वेले, सब जगह हिंदी के प्रोग्राम हैं, और वहाँ आवश्यकता उन्हीं लोगों की है जो हिंदी जानते हैं। तो हिंदी जितने जानने वाले हैं उससे कम हिंदी के रोजगार नहीं है। लेकिन कठिनाई ये है कि जो सही योग्यता है उसको हमें हासिल करना है। अगर अनुवाद की जरूरत है, हम चाहते हैं अनुवादक के रूप में काम करना, तो दूसरी भाषा का भी विशेषज्ञ हमें बनना होगा। यदि हम चाहते हैं हिंदी शिक्षण के क्षेत्र में जाना, तो शिक्षण की जो नई नवीन पद्धतियां हैं उनका जो विकास हो रहा है उसकी योग्यता हमको हासिल करनी होगी। तो इस तरह से हिंदी के क्षेत्र बहुत व्यापक है, और रोजगार के अपने देश में तो अनेक अवसर हैं ही, विदेश में भी अवसरों की कमी नहीं है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्मा। जैसा कि हमने आज के इस सत्र में काफ़ी कुछ जानकारी हिंदी भाषा के विकास और आज हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, विदेशों में, भारत में क्या स्थिति है, और साथ ही हिंदी भाषा की भूमिकाएं क्या क्या हैं, इसके संदर्भ में विस्तार से हमने डॉक्टर वर्मा से बातचीत की, और उन्होंने काफ़ी अच्छी चर्चा इस पर की। आप में से कुछ विद्यार्थी हमारे अभी नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी अभी जुलाई में हमारे पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी हमारे एडुसेट के सत्र हों, उनमें कृपया आप आएं, और आपके मन में जो भी संशय या प्रश्न है वो हमसे अवश्य पूछें। आज जैसे कि कोई भी प्रश्न मेरे पास नहीं आया, और मुझे ये पता भी नहीं है कि कौन से क्षेत्रीय केंद्र में हमारे छात्र बैठे हुए हैं, तो कृपया अगर कहीं हमारे छात्र बैठे हैं तो मुझसे थोड़ा बहुत संपर्क स्थापित अवश्य करें। और यदि उनके मन में हिंदी भाषा को लेकर, हिंदी साहित्य को लेकर, हिंदी भाषा के विकास को लेकर, उसकी भूमिकाओं को लेकर, रोजगार इत्यादि के अवसरों को लेकर, या किसी भी तरह के कोई प्रश्न हो, तो वो हमसे अभी इसी वक्त पूछ सकते हैं। हमारे नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे फ्लैश करते रहते हैं, इसलिए आप उनके माध्यम से आप हमसे बेहिचक प्रश्न पूछें, हम आपके लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। इस पाठ्यक्रम में जैसा कि आप देखेंगे कि हमने आपको जो 8 खंड दिए हैं, इनमें अंतिम 2 खंड हमारे भाषा के हैं। और जब आप सत्रीय कार्य करते हैं, क्योंकि अब आप देख रहे होंगे कि हमारे सत्रीय कार्य 3 की अपेक्षा 1 हो गए हैं, और वो सत्रीय कार्य आपकी एक तरह से परीक्षा की तैयारी भी हैं, क्योंकि हम सत्रीय कार्यों को इस प्रकार का बनाते हैं कि वो आपके जिस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के आधार पर हम सत्रीय कार्यों का निर्माण करते हैं। और साथ ही आप ये भी देखेंगे कि कभी कभी हम कुछ शब्द सीमा भी हर प्रश्न के अंतर्गत आपको देते हैं। इस शब्द सीमा देने का कारण हमारा ये है कि यदि कोई प्रश्न आपका 10 या 15 या 20 अंक का है, तो आपको पता हो कि आपको कितने पृष्ठों में या कितने स्थान पर वो सामग्री समेटनी है, उस प्रश्न का उत्तर समेटना है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है हमारे इस पाठ्यक्रम को लेकर, तो आप अभी इस वक्त हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर वर्मा यहाँ हैं, आप हिंदी भाषा के संदर्भ में विशेष रूप से कोई भी प्रश्न पूछना चाहें तो आपके प्रश्न अभी आमंत्रित हैं। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारे छात्र वहां से चाहे अपने बारे में ही कुछ बताएं या प्रश्न पूछें, तो मुझे ये बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरे छात्र दूसरे एंड पर हमारी बात सुन रहे हैं और हमारे लिए बैठे हुए हैं। क्योंकि हम आपकी सुविधा के लिए एडुसेट के कार्यक्रमों को बनाते हैं, कार्यक्रम करते हैं हम, और हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा और आपका एक इंटरेक्शन हो, हमारी और आपकी एक बातचीत हो। इस पाठ्यक्रम में जो हमने हिंदी साहित्य का इतिहास विकास आपको बताया है, तो आप देखेंगे कि इसमें हमने काल विभाजन और नामकरण से पाठ्यक्रम का आरंभ किया है। ऐसा हमने इसलिए किया है
ताकि पाठ्यक्रम में जो भी हमारा जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके आदिकाल से लेकर अब तक के आधुनिक काल का जो काल विभाजन और जो नामकरण किया गया है, जो समय सीमा दी गई है, वो किन आधारों पर दी गई है, इसके विभिन्न तर्कों के आधार पर हमने उत्तर आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। और इसके साथ ही आगे हमने पूरा इतिहास और विकास का पाठ्यक्रम हमने आपके लिए बनाया है। अब मेरा एक छोटा सा प्रश्न डॉक्टर वर्मा से है कि डॉक्टर वर्मा, अभी हमने विदेशों में हिंदी की बात की और विदेशों में हिंदी साहित्य की बात की, तो बिल्कुल संक्षेप में आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि आप देश विदेश में घूमे हैं, देश विदेश के साहित्य का अध्ययन आपने किया है, तो जो हम भारत देश में जो हिंदी लिखते हैं या हिंदी में बातचीत करते हैं या हिंदी भाषा का साहित्य लिखते हैं, और जो विदेश में जो आप बता रहे थे कि जो बहुत साल पहले 200-300 साल पहले जो हमारे भारतीय लोग वहां पर गए थे और उनका जो साहित्य, उनकी अपनी भाषा से जो हमारा उनका प्रभावित रहता है साहित्य, उसकी भाषिक संरचना में और व्याकरणिक संरचना में भी हमसे कोई अंतर रहता है कि वो भी हमारे जैसी ही रहती है? भारत में जब हम हिंदी साहित्य की बात आज करते हैं जी, उसका अर्थ सामान्यतः होता है खड़ी बोली में लिखित, परिनिष्ठित खड़ी बोली में लिखित साहित्य। जी, विदेश में जैसा मैंने कहा कि भाषा की दृष्टि से दो रूप हैं। जो वहाँ के लोगों के द्वारा विकसित किया गया हिंदी का रूप है, जैसे फिजी बात है, वो मूलतः अवधि की संरचना का है। जो अवधि की संरचना का साहित्य यहाँ का जो लिखा जा रहा है आज अवधि का, वो लगभग वैसा ही है, लेकिन अंतर यह है कि वहाँ की जो भाषा कैविति है उसके शब्दों का उसमें प्रयोग है। वो उच्चारण की दृष्टि से भी उसमें अंतर कर देता है, शब्दों की दृष्टि से भी अंतर कर देता है, और वाक्य संरचना की दृष्टि से भी वो अंतर करता है, क्योंकि वो बोलचाल का साहित्य है ना। तो इस प्रकार से जो हमारा हिंदी का साहित्य आज का यहाँ का है और जो वहाँ का है, दोनों में बहुत अंतर लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें वो समझ में ना आए, हमें समझ में तो आता है, लेकिन उनके कुछ शब्दों को हमें जानना है। जैसे मान लीजिए वो कहते हैं कोलंबर, कोलंबर जो है कॉल नंबर का एक विकसित रूप है। इसी तरह गिरमिट शब्द है जो एग्रीमेंट से बना है। तो जो ये नहीं जानता उसको समझना होगा गिरमिट है क्या, कोलंबर है क्या, वो वहाँ के संदर्भ के हिसाब से वो अंग्रेजी के तद्भव हिंदी रूप भी हैं, है ना। तो इस प्रकार से थोड़ा वो पढ़ने में फर्क लगता है, लेकिन वो बहुत रोचक है। यही इसी सरनामी हिंदी की है। अभी तक तो इस पर लोगों ने कुछ सोचा भी नहीं था, काम भी नहीं हुआ था, लेकिन विदेशी जो भाषा वैज्ञानिक है हिंदी की इन विकसित नव भाषिक शैलियों पर अब विस्तार से काम कर रहे हैं। J.F. सीगल, R.K. बार्ज, रोडने मॉग, सूजन हॉब्स, इन सब ने जो फिजी में हिंदी डेवलप हुई है, जिसको फिजी बात कहते हैं, इस पर विस्तार से लिखा है। इसी प्रकार जो दक्षिण अफ्रीका में नैताली का रूप है, उस पर राजेंद्र मिस्त्री ने विस्तार से काम किया है। जो सरनामी हिंदी में है उस पर डॉक्टर पुष्पिता ने काम किया है, उमाशंकर सतीश ने काम किया है, मोती मारे ने काम किया है। तो धीरे धीरे उस हिंदी की नवविकसित शैली के महत्व को अब हम समझने लगे हैं, और हमको ये लगने लगा है कि हिंदी का जो वटवृक्ष इतना बढ़ रहा है, उस वटवृक्ष को हम और अधिक पल्लवित पुष्पित करें। इसके लिए आवश्यक है कि इन भाषाओं को हम संरक्षण दें, उनके महत्व को हम समझें, क्योंकि उन लोगों के बीच हिंदी का जो माध्यम है वही हिंदी है, वो हमारी हिंदी नहीं हो सकती, क्योंकि ये हिंदी तो यहाँ की है। हिंदी अब पहले अपने ही देश की थी, लेकिन हिंदी अब कई देश की है, विस्तार हो गया है, हिंदी का बहुत विस्तार हो गया है। और जब भाषा बढ़ती है वो उसी तरह है जैसे परिवार बढ़ता है। परिवार पहले पिता के नाम से जाना जाता है, उसके बाद बेटों के नाम से जाना जाता है, उसके बाद पोतों के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार हिंदी जो है कहीं वो फिजीबात के नाम से जानी जाएगी, कहीं वो मैथिली के नाम से जानी जाएगी, कहीं वो सरनामी के नाम से जानी जाएगी, कहीं वो दक्षिणी के नाम से जानी जाएगी। तो ये सब हिंदी की शाखाएं हैं जो हिंदी को विश्व भाषा का स्वरूप देने के लिए अपने में बड़ी सशक्त है। आज हमने इस सत्र में हिंदी भाषा के विकास पर बहुत सार्थक चर्चा की, और इस संदर्भ में चूंकि हमारे साथ प्रमुख भाषाविद हमारी इस चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए डॉक्टर विमलेश कांति वर्मा, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं रेखा जी का भी धन्यवाद करती हूँ जो हमारे साथ इस चर्चा में सम्मिलित हुई हैं।
आज का एडुसेट का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबसे विदा। नमस्कार।